हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज की इस क्लास में आप सबके लिए डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2025 का साइंस के उन सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आया हूं जो आपको सीधे एग्जाम पेपर में देखने को मिलेगा, क्योंकि मैं आप सबके लिए वही सब प्रश्नों को लेकर आता हूं जो आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। इसलिए आप लोग इस क्लास को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, आपको पूरे क्लास में बने रहना है। क्लास अच्छी लगे तो आपको लाइक कर देना है और अपने दोस्तों में आपको शेयर भी कर देना है। तो बिना टाइम को वेस्ट किए हम क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगर आपको आंसर पता होगा आपको साथ साथ में आंसर देना है, और नहीं पता है तो आपको साथ साथ में याद करते चलना है, क्योंकि यहीं से आपको एग्जाम में बहुत से प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन की ओर आ चुके हैं, देखिए और आंसर देने की आप लोग कोशिश कीजिए। तो यहाँ पे हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं, क्या पूछा गया है। विभिन्न दूरियों पर की वस्तुओं के प्रतिबिंब को फोकस करने के लिए आंख के लेंस की फोकस दूरी परिवर्तित होती है। तो किसके द्वारा हमारे आंख के लेंस की फोकस दूरी परिवर्तित होती है। आप सबको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में टाइप करने हैं। वेरी गुड, बिल्कुल आप सबने सी आंसर दिया, यानी कि सिलियरी पेशियों द्वारा हमारे आंख के लेंस की फोकस दूरी परिवर्तित होती है। तो अब बढ़ेंगे हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर, देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 2 को, और आप लोग भी साथ साथ में आंसर दीजिए। अगर आपको पता है, नहीं पता है तो आपको साथ साथ में याद कर लेना है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया है, घरों में विद्युत से दुर्घटना किसके कारण होती है। यानी कि हमारे घरों में जो विद्युत दुर्घटना होती है वो किस चीज़ के कारण होती है यहाँ पे बताने। तो 2 में कौन सा ऑप्शन होगा। तो बिल्कुल आप सबने सी आंसर दिया, यानी कि शॉर्ट सर्किट के द्वारा हमारे घरों में विद्युत से दुर्घटना हुआ करती है। अब बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, देख लेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को। तो आप लोग देखिए कौन सा ऑप्शन 3 में सही होगा। नाभिकीय ऊर्जा और भूतापीय ऊर्जा दीर्घकालिक है, जबकि यह एक ऊर्जा से भिन्न है जो है। तो वो कौन सी ऊर्जा है जो नाभिकीय ऊर्जा और भूतापीय ऊर्जा से क्या है, बिल्कुल भिन्न है। यानी कि जीवाश्म ऊर्जा है, या फिर सौर ऊर्जा है, या फिर ज्वारीय ऊर्जा है। यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जीवाश्म ऊर्जा जो है नाभिकीय ऊर्जा और भूतापीय ऊर्जा से बिल्कुल भिन्न है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देख लेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को। देखिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वैसे जितने भी मैं क्वेश्चन आपको कवर करा रहा हूँ ये सारे ही आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। प्रकाश के किरणों के समूह को कहते हैं। तो इनमें से प्रकाश के किरणों के समूह को क्या कहते हैं, आप सबको बताने। प्रकाश स्रोत, या फिर किरण पुंज, या फिर प्रदीप्त, या फिर प्रकीर्णन। तो आप सबने पढ़ चुका है कि प्रकाश के किरणों के समूह को हम लोग प्रकाश के किरण पुंज कहते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 5 को। तो यहाँ पे 5 भी आ चुका है, क्या पूछा गया है। जैव गैस संयंत्र में शेष बची स्लरी को बाहर निकाले जाते हैं जिसका उपयोग होता है। तो इसका उपयोग किस चीज़ में होता है, जो शेष बची स्लरी रह जाती है, यानी कि जैव गैस संयंत्र में। तो यहाँ पे 5 में करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि इसका उपयोग खाद के रूप में किया जाता है। तो बी वाले बिल्कुल आप लोग सही हैं। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। तो यहाँ पे 6 भी आ चुका है, पूछा गया है कि एक उत्तल लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर है तो लेंस की फोकस दूरी है। तो यहाँ पे आपको लेंस की फोकस दूरी निकालने हैं, जबकि यहाँ पे लेंस की जो क्षमता है वो क्या दिया हुआ है, 1 डायोप्टर दिया हुआ है। तो आप सबको पता है कि जो क्षमता होती है, पी होता है, क्या होता है 1/f के बराबर होता है, यानी कि 1/ फोकल लेंस होता है। और 1 मतलब क्या होता है, 1 मीटर में होता है। जब इसको सेंटीमीटर में करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 100 में क्या हो जाएगा, f हो जाएगा। तो यहाँ पे p दिया हुआ 1 बराबर क्या हो जाएगा, यानी कि 100 में क्या हो जाएगा हमारा f। तो निकालना ही, जब f को निकालेंगे तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, f इजिकल टू कितना निकल जाएगा, 100 निकल जाएगा। अब यहाँ पे बात किसकी हो रही है, उत्तल लेंस की बात हो रही है। तो आप सबको बताया कि जो उत्तल लेंस में फोकस दूरी होती है वो कैसी होती है, यानी कि धनात्मक होती है। इसलिए करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, प्लस का 100 सेंटीमीटर हो जाएगा। चलिए अब बढ़ते हैं यहाँ पे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। तो देखिए आप लोग सरस और फटाफट यहाँ पे आंसर कीजिए कौन सा सही है। जरा दूरदर्शिता से पीड़ित व्यक्ति का उपचार किस प्रकार के लेंस से किया जाता है। देखिए जिसको जरा दूरदर्शिता की क्या है, शिकायत है, यानी कि जिसको दूर का भी नहीं दिखता है और नज़दीक का भी नहीं दिखता है, तो इस प्रकार के व्यक्ति के लिए किस लेंस का उपयोग करते हैं। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बाईफोकल लेंस का इस्तेमाल किया जाता है। तो जिनको भी नहीं पता आप लोग याद जरूर से कर लीजिए। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। अब बढ़ेंगे हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर, देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 8 को। तो यहाँ पे 8 भी आ चुका है, पूछा गया है कि निम्न में से कौन अर्धचालक नहीं है। तो इनमें से कौन सा अर्धचालक नहीं है, यहाँ पे आपको बताया। देखिए यहाँ पे क्या बोला गया कि जो अर्धचालक नहीं है, देखिए सिलिकॉन है, उसके जर्मेनियम है, उसके बाद क्या है, पारा है, या इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता है कि जो सिलिकॉन है ये भी अर्धचालक है, जर्मेनियम भी अर्धचालक है, लेकिन जो पारा है ये अर्धचालक नहीं है। इसलिए ऑप्शन नंबर सी जो होगा बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 9 को। 8 हम लोगों ने अच्छे से कर चुका है, अब 9 को देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
पूछा गया है कि जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। तो आपको पता है कि जो जल विद्युत संयंत्र होता है वो कौन सी ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में यानी कि इलेक्ट्रिसिटी में बदल देता है। तापीय ऊर्जा को, नाभिकीय ऊर्जा को, या फिर सौर ऊर्जा को, या फिर स्थितिज ऊर्जा को। यहाँ पे आपका जो डी होगा यानी कि स्थितिज ऊर्जा बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि स्थितिज ऊर्जा को जो जल विद्युत संयंत्र है वो की विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। तो यहाँ पे डी वाले बिल्कुल आप लोग राइट हैं। बाकी जिनका भी आंसर गलत होता है आपको याद कर लेना, घबराना बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ से बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे बिल्कुल सीधे सीधे। अब फिलहाल क्वेश्चन नंबर 10 को देखिए। पूछा गया है कि किसी उत्तल लेंस का फोकसांतर 50 सेंटीमीटर है तो उसकी क्षमता होगी। देखिए यहाँ पे क्या दिया गया, फोकस बराबर दिया गया आपका 50 सेंटीमीटर। देखिए यहाँ पे किसकी बात हो रही, उत्तल लेंस की बात हो रही है, मतलब कि जो फोकस दूरी होगा वो क्या होगा, यानी कि प्लस में होगा। और यहाँ पे हमको निकालने क्या बोला है, क्षमता निकालने बोला, पी निकालने बोला। आपको पता है कि पी इक्वल टू क्या होता है, 1/f होता है। और ये वन जो होता है किस में होता है, मीटर में होता है। जब इसको सेंटीमीटर में करेंगे तो क्या हो जाएगा, यानी कि 100 सेंटीमीटर और बटे में फोकस दूरी कितना दिया हुआ है हमारा, 50 सेंटीमीटर दिया हुआ है। जब इसको काटेंगे तो हमारा क्या आएगा, यानी कि 2 आएगा प्लस का 2। क्यों, यहाँ पे उत्तल लेंस की बात हो रही है। यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि प्लस का 2D, यानी कि प्लस का 2 डायोप्टर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जिनका भी यहाँ पे 10 में ऑप्शन में डी है बिल्कुल आप लोग सही हैं। अब बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की और देख लेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 को। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कोर्निया के पीछे एक संरचना होती है उसे कहते हैं, जी हाँ, तो कोर्निया के पीछे जो संरचना होती है उसको क्या कहते हैं, पुतली कहते हैं, नेत्र पटल कहते हैं, या रेटिना कहते हैं, या फिर परितारिका कहते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी जो होगा बिल्कुल सही हो जाएगा, उसको हम लोग परितारिका कहते हैं। तो डी वाले बिल्कुल आप लोग सही हैं। अब बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 12 को। तो यहाँ पे 12 भी आ चुका है। पूछा गया है कि वोल्ट बटे एम्पियर प्रदर्शित करता है। तो वोल्ट बटे में एम्पियर किसको प्रदर्शित करता है, एम्पियर को, वोल्ट को, ओम को, या फिर वाट को। तो यहाँ पे 12 में ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि 1 ओम को प्रदर्शित करता है। तो सी वाले बिल्कुल आप लोग सही हैं। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13 को। तो क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा गया है कि विद्युत मोटर परिवर्तित करता है। तो विद्युत मोटर जो है किस चीज़ में परिवर्तित करता है, यानी कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, या फिर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, या रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, या फिर विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में। तो यहाँ पे 13 में जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि विद्युत ऊर्जा को ये यांत्रिक ऊर्जा में क्या करता है, कन्वर्ट करता है, यानी कि परिवर्तित करता है। बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 14 को। 14 में पूछा गया है कि तापीय विद्युत संयंत्र में ईंधन के दहन के द्वारा तो क्या होता है, यहाँ पे आपको बताने। देखिए, प्रकाश ऊर्जा उत्पन्न की जाती है, या फिर उसमें ऊर्जा उत्पन्न की जाती है, या फिर यांत्रिक ऊर्जा उत्पन्न की जाती है, या गतिज ऊर्जा उत्पन्न की जाती है। तो 14 में जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि उसमें ऊर्जा उत्पन्न की जाती है तापीय विद्युत संयंत्र में ईंधन के दहन के द्वारा। तो बी वाले बिल्कुल आप लोग राइट है। बाकी जिनका भी आंसर गलत होता है आपको याद कर लेना है, क्योंकि एग्जाम में इन सभी क्वेश्चन को आपको देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे 15 को देखिए, पूछा गया है कि आँख की पुतली किस प्रकार कार्य करती है, यानी जो हमारी आँख की पुतली होती है ये किस प्रकार कार्य करती है, यानी कि हक तंत्रिका की भांति, या फिर पुतली की भांति, या फिर परितारिका की भांति, या फिर परिवर्ती द्वारक की भांति। तो हमारी जो आँख की पुतली है ये परिवर्ती द्वारक की भांति यानी कि काम करती है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी जो होगा बिल्कुल सही हो जाएगा। तो डी वाले बिल्कुल आप लोग राइट है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 16 को। तो यहाँ पे क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुका है। पूछा गया है कि इनमें से कौन पादप हार्मोन है। जी हाँ, तो कौन सा पादप हार्मोन है, देखिए इंसुलिन है, या फिर थायरोक्सिन है, या फिर एस्ट्रोजन है। तो ऊपर के ये जो तीनों है ये क्या है, ये सारे यानी कि इंसान में, ह्यूमन में पाए जाते हैं। ये सारे क्या है, यानी कि जीव जंतु में पाए जाने वाले हार्मोन हैं। लेकिन यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है साइटोकाइनिन, ये क्या है, एक पादप हार्मोन है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 17 को। तो क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा गया है कि दांतों को साफ करने के लिए दांत मंजन प्राय होता है, यानी कि जब हम लोग दांतों में दंत मंजन का इस्तेमाल करते हैं तो ये किस प्रकार का होता है, इसकी प्रकृति क्या होती है, यानी कि क्षारीय होता है, अम्लीय होता है, या फिर लवण युक्त होता है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता होना चाहिए कि जो हमारा दंत मंजन होता है वो क्षारीय होता है। अब ये क्षारीय क्यों होता है, क्योंकि हमारे जो मुँह का पीएच मान होता है वो कैसा होता है, यानी कि अम्लीय होता है। तो जब हमारे मुँह का पीएच मान अम्लीय होता है तो हम लोग जब क्षारक दंत मंजन का इस्तेमाल करते हैं तो हमारा जो है वो क्या हो जाता है, यानी कि उदासीन हो जाता है। जब उदासीन हो जाता है जिससे हमारा जो है मुंह में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होता है। तो अब बढ़ेंगे हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर, देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 18 को। 17 हो चुका है, अब 18 को देखिए क्या पूछा गया है।
किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक क्या होता है, यानी जो आवर्धन होता है इसका एसआई मात्रक क्या होता है आप सबको यहाँ पे बताने हैं। यानी कि मीटर होता है, सेंटीमीटर होता है, या फिर मिलीमीटर होता है, या फिर मात्रक विहीन होता है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो आवर्धन का एसआई मात्रक होता है यानी कि मात्रक विहीन, इसका कोई भी मात्रक नहीं होता, ये आपको पता होना चाहिए। इसलिए यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर डी होगा बिल्कुल सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 19 को। 19 में पूछा गया है कि क्लोरीन के परमाणु की बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है। देखिए सबसे पहले क्लोरीन का परमाणु संख्या कितना होता है, यानी कि 17 होता है। जब आपका इसका क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पहले कक्षा में 2 हो जाएगा, उसके दूसरे कक्षा में कितना हो जाएगा 8, और तीसरे कक्षा में कितना हो जाएगा 7 बचेगा। तो यहाँ पे आपको बोला है कि बाह्यतम कक्षा में, तो बाह्यतम कक्षा में कितना हो जाएगा, यानी कि 7 इलेक्ट्रॉन, बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 20 को। पूछा गया कि कौन सा हाइड्रोकार्बन सबसे सरल यौगिक है। तो इनमें से कौन सबसे सरल यौगिक है, सिंपल यौगिक है, आप सबको बताने। मीथेन है, इथेन है, प्रोपेन है, या ब्यूटेन है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो मीथेन है सबसे सरलतम हाइड्रोकार्बन है, यानी जिसका फॉर्मूला क्या होता है CH4 होता है, और ये सबसे क्या है सरलतम हाइड्रोकार्बन है। अब बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 21 को। यहाँ पे 21 भी आ चुका है। क्या पूछा गया है, किसी कोष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या होती है। देखिए यानी कि किसी कोष में या किसी कक्षा में जो सबसे अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है वो कितनी होती है, वो 2n² होती है। अब इसका मतलब क्या होता है, मान लेते हैं कि सबसे पहले कक्षा में देखेंगे कितना होता है, तो यानी कि इसका फॉर्मूला जब लगाएंगे तो 2n² का क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो n है ये क्या है, ये कक्षा की बात हो रही है। तो यहाँ पे 2 गुना अगर पहले कक्षा में लेंगे तो क्या होगा 1 का स्क्वायर, यानी कि कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब दूसरे कक्षा में लेंगे तो 2 गुना क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4, 4 दूनी कितना हो जाएगा 8 हो जाता। इस प्रकार जो हमारा क्या होता है, यानी कि पहले कक्षा में 2 होता है, उसके दूसरे कक्षा में 8 होता है, फिर क्या होता है इसी प्रकार 18 होते हैं। तो यानी कि अधिकतम संख्या कितनी होती है 2n² होती है, इसलिए ऑप्शन में बी जो होगा बिल्कुल सही हो जाएगा। अब बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, देख लेंगे क्वेश्चन में 22 को। 22 में पूछा गया कि ऑक्सीजन के 2 परमाणुओं के बीच कितने आबंध होते हैं, यानी कि कितने आबंध बनते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आप लोग क्या कीजिए, 2 ऑक्सीजन के हम लोग क्या लेते हैं, परमाणुओं को लेते हैं। ये क्या है, ऑक्सीजन के 2 परमाणु हैं। तो आप सबने पढ़ा कि जो ऑक्सीजन का जो यानी कि एटॉमिक नंबर होता है वो कितना होता है 8 होता है। तो आप सबने पढ़ चुका है कि यहाँ पे क्या होता है 2 नीचे रहता है, 2 ऊपर रहता है, इसका भी 2 नीचे और 2 ऊपर डाल देते हैं, और बाकी के 2 क्या करते हैं, ये एक दूसरे से शेयर करते हैं, यानी कि क्या बनाते हैं, ये 2 इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं साझा करते हैं, यानी कि शेयर करते हैं, इसलिए ये क्या बनाते हैं, ये द्विआबंध बनाते हैं। तो यहाँ पे आपका जो ऑप्शन नंबर बी होगा बिल्कुल सही हो जाएगा। वेरी गुड, तो आप सबको समझ में आ गया होगा। तो आप बढ़ेंगे हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर, देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 23 को। 23 भी आ चुका है। पूछा गया है कि रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग कहलाता है। तो आप सबने पढ़ चुका है कि किसी अभिक्रिया में जब ऑक्सीजन का योग होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं उपचयन अभिक्रिया, और वहीं ऑक्सीजन का ह्रास होता है तो उसको क्या बोलते हैं अपचयन अभिक्रिया। लेकिन वहीं अगर क्या होता है हाइड्रोजन का योग होता है तो उसको बोलते हैं हम लोग अपचयन अभिक्रिया। वहीं किसका, हाइड्रोजन का वियोग होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं उपचयन अभिक्रिया। तो आप सबने इसको पहले ही समझ चुका है, इसलिए यहाँ पे आपको आंसर देने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका उपचयन अभिक्रिया। तो अब बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 24 को। देखिए कितना महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, और जैसे भी आपको मैं क्वेश्चन कवर करा रहा हूँ, ये सारे क्वेश्चन को आपको याद होना जरूरी है, क्योंकि यहाँ से बहुत से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और मैं जितनी भी क्लासेस आपका ले रहा हूँ टाइम पर, आपको टाइम पे क्लास को करना है, क्योंकि आपके एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और क्लास का टाइमिंग आपको नहीं पता है तो आप लोग को टेलीग्राम में जरूर से ज्वाइन हो जाना है, क्योंकि मैंने वहाँ पे क्लास का जो शेड्यूल है वो तैयार कर दिया है, वहाँ पे डाल दिया, वहाँ से आप लोग टाइम पे क्लास में जुड़ सकते हैं और क्लास को अच्छे से कर सकते हैं। चलिए फिलहाल 24 को देखिए, यहाँ पे आ चुका है। स्क्रीन पर पूछा गया है कि कौन सा परंपरागत ऊर्जा स्रोत है। तो इनमें से कौन सा ऊर्जा का परंपरागत स्रोत है, जैव मात्रा यानी कि बायोमास है, या नाभिकीय ऊर्जा स्रोत है, या फिर भूतापीय ऊर्जा स्रोत है, या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बोला है कि परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इनमें से कोई नहीं, क्योंकि ये सारे जो है क्या है, ये ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत है। तो यहाँ पे परंपरागत कोई सा भी नहीं, इसलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर, देख लेते हैं 25 को। पूछा गया कि संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है, यानी कि जो केमिकल फॉर्मूला होता है संगमरमर का वो क्या होता है। देखिए यहाँ पे दिया गया कैल्शियम ऑक्साइड है, या फिर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, या फिर कैल्शियम कार्बोनेट है, या इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता होना चाहिए कि जो संगमरमर का रासायनिक सूत्र होता है वो कैल्शियम कार्बोनेट यानी कि CaCO3 होता है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26 को।
26 में पूछा गया है कि निम्न में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिकतम है। देखिए तो अलग अलग माध्यम में प्रकाश की चाल क्या होती है, अलग अलग होती है। तो यहाँ पे कौन सा माध्यम है जिसमें सबसे अधिक होती है वो आपको बताने, हवा, जल, शीशा या हीरा में। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि हीरा में। अब कितना होता है वो आपको कमेंट बॉक्स में टाइप करना है अगर आपको आंसर पता है तो। अब देख लेते हैं अगला क्वेश्चन 27 को। टिंडल प्रभाव प्रकाश की कौन सी परिघटना को प्रदर्शित करता है। जी हाँ, तो वो कौन सी परिघटना है जिसको टिंडल प्रभाव क्या करता है, प्रदर्शित करता है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर डी होगा यानी कि प्रकाश का प्रकीर्णन यानी कि स्कैटरिंग ऑफ लाइट बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, देख लेंगे 28 को। तो 28 भी आ चुका है। पूछा गया है कि सल्फर परमाणु की बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है। देखिए सल्फर का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 16 होता है। जब इसका आप लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो सबसे पहले कक्षा में 2 होगा, फिर 8 होगा, यानी कि 8 2 10, और अब कितना बच जाता है, 6 बच जाता है। तो बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो होगी वो कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। तो यानी कि आपको जो बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन पूछेगा सबसे पहले आपको एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए, फिर आप लोग उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे और लास्ट में जितना बचेगा वो उसका क्या हो जाएगा, बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो जाएगा। अब फिलहाल 29 को देखिए क्या पूछा गया है। पूछा गया है कि ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं। देखिए ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन के परमाणु की बात हो रही है तो आपको पता होना चाहिए सबसे पहले ग्लूकोज का फॉर्मूला। तो मैंने पढ़ा चुका है कि जो ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, C6H12O6 होता है। देखिए तो ग्लूकोज के एक अणु में जो परमाणु की संख्या होती है वो कितनी होती है, वो 6 होती है, जैसा कि यहाँ पे आपको फॉर्मूले में दिख रहा है। इसलिए ऑप्शन नंबर बी जो होगा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, देख लेंगे यहाँ पे 29 हो चुका है। अब 30 को देखिए। 30 में पूछा गया है कि नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार दर्पण के सामने रखे गए बीम दूरी ली जाती है। तो बीम की जो दूरी ली जाती है वो कैसी ली जाती है, यानी कि धनात्मक, ऋणात्मक या फिर कभी धनात्मक या कभी ऋणात्मक। तो यहाँ पे 30 में करेक्ट आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि हमेशा ऋणात्मक ली जाती है, यानी कि नेगेटिव में ली जाती है। बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अब देख लेंगे अगले क्वेश्चन को, देख लेते हैं 31 को। देखिए काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। पूछा गया है कि पित्त रस कहाँ से स्रावित होता है। देखिए तो कहाँ से इसका स्रावित होता है, यहाँ पे बताने पित्त रस की बात हो रही है, यानी बाइल जूस की बात हो रही है। तो आपको पता होना जरूरी है कि जो हमारा यकृत है, जो लीवर है, वहीं से हमारा जो बाइल जूस है वो निकलता है। तो बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अब देख लेंगे अगला क्वेश्चन 32 को। 32 भी आ चुका है। पूछा गया है कि निम्नांकित में से कौन मलेरिया परजीवी है। तो इनमें से कौन सा मलेरिया परजीवी है आपको बताने। देखिए प्लाज्मोडियम है या फिर लिस्मेनिया है या फिर प्रोटोजोआ है, या इनमें से कोई नहीं। देखिए मलेरिया परजीवी की बात हो रही है तो यहाँ पे आपका जो ऑप्शन नंबर ए प्लाज्मोडियम होगा बिल्कुल सही हो जाएगा। अब देख लेंगे अगले क्वेश्चन को, देखते हैं यहाँ पे 33 को। 33 भी आ चुका है। पूछा गया है कि एल्यूमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया कहलाती है। जी हाँ, तो क्या कहलाती है आपको बताने हैं, जस्तीकरण कहलाती है या फिर एरोडीकरण या फिर समृद्धिकरण, या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जस्तीकरण कहलाती है, यानी कि एल्यूमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया को। अब बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, देख लेते हैं यहाँ पे 34 को। 34 भी आ चुका है। पूछा गया है कि सामान्य नेत्र के लिए दूर बिंदु है, यानी कि हमारी जो नेत्र है उसके लिए सबसे जो अधिकतम यानी सबसे जो दूर बिंदु है वो क्या है, 25 मीटर, 25 सेंटीमीटर, 25 मिलीमीटर या फिर अनंत। तो आपको पता होना चाहिए कि जो हमारी आंख की जो क्षमता है वो अनंत दूरी तक देखने की है। तो यहाँ पे आपको बोला है कि जो दूर बिंदु है वो क्या हो जाएगा, अनंत हो जाएगा। लेकिन यही सवाल में आपको पूछेगा कि जो हमारी आंख के लिए जो सबसे न्यूनतम दूरी है वो कितना है, तो वो हो जाएगा आपका 25 सेंटीमीटर, यानी कि 25 सेंटीमीटर अगर बोलेगा तो वो न्यूनतम दूरी के लिए हो जाएगा, और दूर बिंदु बोलेगा तो यहाँ पे अनंत हो जाएगा। दोनों आपको पता होना जरूरी है। तो आप देख लेंगे अगला क्वेश्चन 35 को। 35 भी आ चुका है। पूछा गया है कि निम्न में से किस लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। देखिए हम लोगों ने पढ़ चुका है कि जो फोकस दूरी होती है उत्तल लेंस की वो कैसी होती है, यानी कि धनात्मक होती है। लेकिन यहाँ पे अवतल लेंस की बात हो रही है तो कैसी होती है, ऋणात्मक होती है। इसलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए होगा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखिए तो आज के इस क्लास में हम लोगों ने टोटल 35 क्वेश्चन कवर कराया, और जितने भी मैंने आपको इस क्लास में क्वेश्चन कवर कराया ये सारे क्या है आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। यहाँ से बहुत से क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। और वैसे मैं जितनी भी क्लासेस ले रहा हूँ आपको एक भी क्लास को स्किप नहीं करना है, क्योंकि अगर आप लोग सारे क्लास को कर लेते हैं एग्जाम में आपको एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा। जब आप लोग एग्जाम देंगे तो आपको खुद पता चल जाएगा। इसलिए आप लोग ऐसी गलती मत कीजिएगा, आपको पूरे क्लास को देखना है, और क्लास अच्छी लगे तो आपको लाइक भी कर देना, अपने दोस्तों में आपको शेयर भी कर देना है।
और आप लोग डीएलएड को इसी तरह से अच्छे नंबर से क्रैक करना चाहते हैं, जिसके लिए आप सबके लिए हम लोगों ने कोर्स बनाया है। अगर आप लोग कोर्स को परचेज करना चाहते हैं तो आप लोग एसएस एकेडमी ऐप को डाउनलोड करके कर सकते हैं। मैंने डिस्क्रिप्शन में ऐप का लिंक डाल दिया है और वहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर भी डाल दिया, वहाँ से आप लोग कॉल करके जो भी जानकारी है ले सकते हैं। अगर आप लोग कोर्स को परचेज करते हैं तो आप लोग बिल्कुल 100% श्योर हो जाएंगे, आपका 100% जो डीएलएड निकल जाएगा। इसलिए आप लोग इसको परचेज कर सकते हैं और एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। तो आज की क्लास में इतना ही, तो फिर मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी ऑन नेक्स्ट क्लास।